नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि हमने कोई रिटर्न फाइल किया है और उस रिटर्न को फाइल करने के बाद हमको याद आता है कि हमसे रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ गलती हो गई है, जैसे कि हमने कोई इनकम ज्यादा बता दी हो या कम बता दी, कोई एक्सपेंसेस कम ज्यादा बता दिया और भी कोई गलती हो गई है जिनको कि हम सुधारना चाहते हैं, तो अब उसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे हमको इसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा। तो रिवाइज रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं, कौन फाइल कर सकता है, साथ ही उसको कैसे फाइल किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस में आज आपको बताऊंगी। इसके साथ ही अभी जैसे 2020 बजट 2022 में एक नई सेक्शन भी इंसर्ट की गई है अपडेटेड रिटर्न के लिए। तो कौन रिटर्न को अपडेट कर सकता है, कितने समय तक अपडेट किया जा सकता है, उसके ऊपर क्या पेनल्टी है, क्या फी है, तो इन सब के बारे में आज मैं अपने वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिवाइज रिटर्न के बारे में कि कोई भी व्यक्ति रिटर्न को कब रिवाइज कर सकता है। इसके लिए होती है सेक्शन 139(5). इनकम टैक्स की सेक्शन 139(5) बताती है कि किसी भी व्यक्ति ने कोई रिटर्न फाइल किया है, वो हो 139(1) या 139(4) के अंतर्गत। 139(1) मतलब कि एक नॉर्मल रिटर्न जो हम बिफोर ड्यू डेट फाइल करते हैं, 139(4) जो हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। तो इन दोनों ही केस में क्या है, यदि हमसे कुछ गलती हो गई है, कोई गलत स्टेटमेंट चला गया है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और ये रिवीजन हम कर सकते हैं बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब जिस साल का हमने रिटर्न फाइल किया है उस असेसमेंट ईयर के एंड होने से 3 महीने पहले तक, 3 महीने पहले मतलब असेसमेंट ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च मतलब कि हम 3 महीने पहले यानी कि 31 दिसंबर तक क्या कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब कि जो असेसमेंट ईयर है उसके 31 दिसंबर, असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज, या फिर यदि हमारा जो असेसमेंट है वो कंप्लीट हो गया, जो भी पहले हो, यानी एक तो ये कि असेसमेंट ईयर का 31 दिसंबर, या फिर मान लीजिए कि 31 दिसंबर के पहले ही आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, तो फिर वो पहले वाली डेट तक ही आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर हम रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि हमने बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए हमने रिटर्न फाइल किया हो, तो 20-21 के लिए रिटर्न फाइल किया होगा तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा उसका 2021 और 22, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22। तो जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 है उसका अगर रिटर्न रिवाइज करना है तो हम कब तक कर सकते हैं, उसका रिटर्न हम रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2021। असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो असेसमेंट ईयर एंड होने के 3 महीने पहले, यानी कि इस असेसमेंट ईयर का एंड कब होगा, 31 मार्च 22 को, तो हम उसके 3 महीने पहले यानी कि 31 दिसंबर 21 तक को रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। ये तो क्या है, जो सेक्शन के हिसाब से जो आपका डेट आती है वो है कि 31 दिसंबर 2021 तक हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन कोविड की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अब हम फाइनेंशियल ईयर 20-21 के रिटर्न को 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी के लिए रिवाइज किया गया है। तो और नॉर्मली देखा जाए तो लास्ट डेट क्या थी, 31 दिसंबर 2021 ही थी, लेकिन इसको एक्सटेंड किया, तो अब आप फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न है उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 मार्च 2022 तक का। तो ये हमने समझा कि रिवाइज रिटर्न हम कब तक फाइल कर सकते हैं, जो जिस भी ईयर का हमको रिटर्न फाइल किया है हमने उसके असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर असेसमेंट कंप्लीट होने तक, मतलब जो भी पहले आएगा तब तक हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अब रिटर्न रिवाइज करते वक्त बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, कुछ उसके रिलेवेंट पॉइंट्स है वो भी हम देख लेते हैं। The revision can be done either in the same ITR form in which the original return was filed or in a different ITR form। जो हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है उसमें मान लीजिए कि हमने ITR 1 ले लिया है, तो जब हमको रिटर्न रिवाइज करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम ITR 1 ही ले, आप चाहें तो ITR 1 भी ले सकते हैं, ITR 2 भी ले सकते हैं, ITR 3 भी, मतलब आप जो ITR फॉर्म है उसको चेंज कर सकते हैं, ओरिजिनल रिटर्न के सेम लेना हमको जरूरी नहीं है।
there is no limit for the number of times you can file a revised return provided it is within the prescribed time। जो टाइम लिमिट हमने देखी है उसके अंदर आप कितनी भी बार चाहें तो रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही कर सकते हैं, 2 बार, आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जहां तक हो सके आप रिटर्न को बहुत ज्यादा रिवाइज ना करें, क्योंकि इससे क्या है फिर आपको आपका केस स्क्रूटनी में जाने के चांसेस हो जाते हैं कि बार बार क्यों रिटर्न को रिवाइज किया जा रहा है। तो जितना जरूरत है आप बस उतना ही के लिए 1-2 बार ही आप रिटर्न को रिवाइज करें, उससे ज्यादा नहीं। बिलेटेड, एक क्वेश्चन उठता है कि यदि बिलेटेड रिटर्न है, मतलब ड्यू डेट जो थी उसके बाद हमने रिटर्न फाइल किया, तो क्या उसको भी रिवाइज किया जा सकता है? तो हाँ, आप बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये सब जब भी है रिटर्न रिवाइज जो है वो टाइम लिमिट के अंदर ही होंगे। यू कैन रिवाइज योर इनकम टैक्स रिटर्न इवन इफ यू हैव रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड। वो उससे पूछते हैं कि हमारा तो आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया उसमें रिफंड निकला होगा और वो रिफंड हमारे पास आ भी गया, अब हमने क्या इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड हो गया, तो क्या हम रिटर्न को तब भी आप क्या कर सकते हो, भले ही आपके पास रिफंड आ गया फिर भी आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिसिप्ट ऑफ रिफंड डज नॉट मीन दैट योर असेसमेंट इज कंप्लीट। ये जो रिफंड आपके पास आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। जो हमने देखा था ना कि बिफोर एंड ऑफ असेसमेंट, तो असेसमेंट और रिफंड की रिसिप्ट आना दोनों अलग अलग है, तो आप रिफंड आने पे भी कर सकते हैं। फॉर इनकम टैक्स रिफंड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) इज सेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम असेसमेंट एज मेंशन्ड अबव। इनकम टैक्स रिफंड जब आता है तो उसके लिए हमारे पास इंटीमेशन आता है, वो कॉल आता है 143(1) में, वो असेसमेंट से अलग है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको 143(1) का इंटीमेशन आ जाता है तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड इवन आफ्टर रिसीविंग इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). ओरिजिनल रिटर्न और रिवाइज रिटर्न बोथ शुड बी वेरीफाई। इसका मतलब यह है कि जो हमने पहली बात के जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है उस ओरिजिनल रिटर्न को भी आपको ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई करें आप एक्नॉलेजमेंट भेज के करें, उसका वेरीफाई करना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो रिवाइज रिटर्न होगा उसको भी आपको वेरीफाई करना जरूरी होता है। यदि आपने मान लीजिए कि ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया और उसको वेरीफाई नहीं किया और उसके बाद आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया, तो जब तक आप ओरिजिनल रिटर्न को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो आपको रिवाइज रिटर्न को भी वेरीफाई नहीं करने देगा, वो आपको सबमिट नहीं करने देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, दोनों ही रिटर्न को आपको पहले ओरिजिनल रिटर्न वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको रिवाइज रिटर्न भी वेरीफाई करोगे, तभी आप सबमिट कर सकेंगे। अब कोई पूछता है कि रिटर्न को रिवाइज करने के लिए भी कोई पेनल्टी लेट फी होगी, तो जी नहीं, आपको कोई भी पेनल्टी या लेट फी नहीं लगेगी। इफ यू हैव फाइल्ड द ओरिजिनल रिटर्न एंड पेड द टैक्स आल्सो, हमने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है और उस पर हमने टैक्स का भी पेमेंट कर दिया है, तो अब वो जो टैक्स की डिटेल है वो हमको कहाँ डालनी है, तो आपने जो भी टैक्स ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते वक्त डाला था, तो आपको जो नया जो आप रिवाइज रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे आप कि जो नॉर्मल जैसे क्या करते हैं हम जब भी कोई रिटर्न, देखिए रिवाइज रिटर्न भी बिल्कुल नॉर्मल रिटर्न ही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। जैसे आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल होता है ना, ऐसी पूरी प्रोसेस आपको रिवाइज रिटर्न में मिलेगी। एक तरह से हमको क्या करना है, नया रिटर्न आईटीआर फाइल करना है, वही हमको फॉर्म भी सिलेक्ट करना है, वही असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और उस बेसिस पे हमको सारे कंफर्मेशन, वही जो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह सब कंफर्म करते थे वो कि वही हमको यहाँ पे भी रिवाइज रिटर्न में भी करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ गलती हुई सिर्फ वो करना है, हमको एक तरह से पूरा रिटर्न क्या करना है, नए तरीके से फाइल करना होता है। तो उसमें हम जो हमने हमारा टीडीएस होता है, टीसीएस होता है, या कोई हमने खुद ने टैक्स भरा है, तो वो डिटेल कहाँ जाती थी हमारी सेल्फ असेसमेंट, जो टैक्सेस पेड वाले में जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड था उसमें हम क्या करते थे, हमारे टैक्स जो भी हमने दिया है उसकी डिटेल आ जाती थी, टीडीएस में टीडीएस की डिटेल आ जाती थी। तो ये सारी डिटेल हमको सेम जो हमने ओरिजिनल में डाली थी ऐसी इसमें भी डालनी है, और जो ओरिजिनल के वक्त हमने जो टैक्स दिया भरा था वो टैक्स का में आ जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड में। अब यहाँ पर हम एक चीज ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि पहले हमने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था उसमें हमारा रिफंड बना, ठीक है, वो रिफंड आ भी गया, तो अब क्या होगा, तो अब जब आप नया रिटर्न मतलब रिवाइज रिटर्न जो फाइल करेंगे उसके हिसाब से यदि आपका रिफंड कम हो जाता है तो क्या होगा कि जब इनकम टैक्स का आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर देंगे, है ना, रिवाइज रिटर्न फाइल करने के बाद फिर जो आपके पास जो इंटीमेशन आएगा, जो
ऑर्डर आएगा, उसमें क्या होगा कि आपके लिए डिमांड आ जाएगी कि आप, अगर उन्होंने रिफंड इश्यू कर दिया है तो फिर वो जो रिफंड इश्यू करा है, उस जो भी आपका टैक्स बन रहा था वो सब एडजस्ट करके जो फाइनल डिमांड जो निकल रही है आपकी टैक्स की, वो डिमांड आपके पास आ जाएगी, वो आपको भरना होगी। और मान लीजिए कि आपका रिफंड जो पहले था उससे भी अब ज्यादा रिफंड बन रहा है रिवाइज रिटर्न में, तो फिर जितना रिफंड आपको मिल चुका है उसको माइनस करके आपका जो बचा हुआ रिफंड है वो वो रिफंड आपके लिए प्रोसेस होके वो रिफंड आपके पास आ जाएगा। तो जो भी है वो जब रिवाइज रिटर्न को वो प्रोसेस करेंगे तो उसमें वो क्या करेंगे, वो एडजस्ट करके, चाहे डिमांड होगी तो आपसे डिमांड कर ली जाएगी, और यदि एक्सेस रिफंड होगा तो एक्सेस रिफंड आपको दे दिया जाएगा। तो ये हमने पूरा समझा था रिवाइज रिटर्न का। अभी जैसे मैंने बताया कि बजट 2022 में एक प्रपोज्ड की गई है एक नई सेक्शन 139(8) सेक्शन 139(8) जिसमें कि अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताया गया। देखिए, अभी तक हमने बात की थी रिवाइज रिटर्न की। रिवाइज रिटर्न आप सिर्फ जो फाइनेंशियल ईयर, आप फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर को तो समझ रहे हैं ना। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल के लिए हमको रिटर्न फाइल करना है, और उसके जस्ट बाद जो आता है वो असेसमेंट ईयर होता है। जैसे 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 का रिटर्न फाइल करना है, तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर हो गया और 21-22 आपका असेसमेंट ईयर हो गया। तो जो असेसमेंट ईयर है उसकी 31 दिसंबर तक हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये टाइम हमको बहुत कम मिलता है। तो अब बजट 2022 में एक नई सेक्शन प्रपोज की गई है, सेक्शन 139(8) है। इसके हिसाब से ये है कि अब आप 2 साल और आगे तक रिटर्न, मतलब असेसमेंट ईयर तक तो क्या है, आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अब असेसमेंट ईयर समाप्त होने के बाद भी, जो असेसमेंट ईयर है उसके एंड होने के बाद भी 2 इयर्स तक आपको रिटर्न को अपडेट करने का ऑप्शन मिल गया है। बजट में यह अभी प्रपोज्ड किया गया है, तो आपको 2 साल तक आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो 2 साल तक कर सकते हैं, मतलब आपके पास और टाइम मिल गया। रिवाइज रिटर्न में तो बहुत कम टाइम मिला था, लेकिन रिवाइज रिटर्न और इसमें क्या अंतर है? रिवाइज रिटर्न तो आपने देखा कि 1 दिसंबर तक आप असेसमेंट ईयर 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ये अपडेटेड रिटर्न है वो आप कब तक कर सकते हैं? असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद भी 2 साल तक आप क्या कर सकते हैं, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के बाद भी आप 2 इयर्स तक, देखिए, income tax return filers will be allowed to update their returns up to 2 years after the end of the relevant assessment। जो भी relevant assessment year था उसके एंड होने के 2 साल तक आप क्या कर सकते हैं, अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी भी पे करनी होगी, जो कि 25 से 50% तक होगी। 25 से 50% कैसे, और ये कैसे लगती है, जैसे कि आपने नया रिटर्न फाइल किया उसमें आपकी एडिशनल इनकम निकलेगी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं मैं कि अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड ओनली इफ देयर इज एन एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी। रिवाइज रिटर्न तो कोई भी कर सकता है, चाहे आपकी लाइबिलिटी कम हो ज्यादा हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन आप जो अपडेटेड रिटर्न है वो आप तभी फाइल कर सकते हैं जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही हो, यानी कि आपकी इनकम बढ़ रही हो। यदि टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है, यानी कि आपका रिफंड बन रहा है, या फिर आपकी लॉस में आ रहा हो, मतलब अगर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही है या कम बन रही है, तो ओरिजिनल रिटर्न से कम बन रही है, मतलब ओरिजिनल रिटर्न से यदि आपकी इनकम ज्यादा आ रही है, ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, तो ही आप रिटर्न को अपडेट कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। पहली बात तो ये हो गई। और अच्छा, रिवाइज रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है। और उसके बाद अब 25% बचा, यदि आप असेसमेंट ईयर एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के 1 साल के अंदर, असेसमेंट ईयर समाप्त होने के 1 साल तक यदि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 25% आपको एडिशनल टैक्स देना होगा। और यदि 1 साल के असेसमेंट ईयर के 1 साल तक 25% और उस 1 साल के बाद करते हैं, मतलब दूसरे साल में करते हैं, तो फिर आपको 50% एडिशनल टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं कि एडिशनल टैक्स किस पे देना होगा, तो जो आपकी एडिशनल इनकम बताई होगी आपने, उस एडिशनल इनकम पर एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी भी यही होगी, और उस टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी लगा होगा, एडवांस टैक्स
टैक्स अगर आपका नहीं भरा तो उसका इंटरेस्ट, तो वो जो भी आपका एडिशनल इनकम पर जो टैक्स लाइबिलिटी और इंटरेस्ट आपका बन रहा है उसका 25% और 50% आपको एडिशनल लाइबिलिटी पे करना होगी। तो इस तरह से आपके सामने अब ऑप्शन आ गया है, अभी तक नहीं था, अब ये ऑप्शन भी हमारे सामने आ गया है कि हम आने वाले असेसमेंट ईयर के बाद भी 2 साल तक रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमको रिटर्न को रिवाइज करना है तो कैसे करना है। तो इसके लिए पहले तो हमको वही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे incometax.gov.in पर, उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारा यूजर आईडी, पेन नंबर या आधार नंबर यहाँ पर डालना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पासवर्ड देने के बाद जो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था उसकी डिटेल आपको यहीं पे दिख जाएगी। इसके नीचे ही देखिए आप फाइल रिवाइज रिटर्न, आप चाहे तो यहाँ फाइल रिवाइज रिटर्न से भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। और यदि आप फाइल रिवाइज रिटर्न पे जाके नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ ई फाइल में ऊपर जो आपको दिख रहा है ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद आप आएंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने असेसमेंट ईयर डालना है आपको कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपको रिटर्न रिवाइज करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे करंट असेसमेंट ईयर 21-22। उसके बाद आपको ऑनलाइन जो है रिटर्न फाइल करना है या ऑफलाइन। मैंने कहा था ना पूरी प्रोसेस वही है जो आपकी ओरिजिनल रिटर्न की है, तो रिवाइज रिटर्न में भी पूरी प्रोसेस है। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं, यदि आपको ऑफलाइन करना है तो आप ऑफलाइन पे भी कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हम क्लिक कर देते हैं। यदि आपने कुछ बीच में यदि रिवाइज रिटर्न करते करते कोई बीच में यदि आपने फॉर्म को छोड़ दिया है तो फिर आप वापस रिज्यूम फाइलिंग करके यहाँ से उसको आपने जहां छोड़ा था वहां से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इंडिविजुअल एचयूएफ अदर जो भी हैं आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए आपसे आईटीआर फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो आपने जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था वो ले लें, ये चाहें तो आप दूसरा आईटीआर जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आईटीआर 1 ले लेते हैं, फिर आईटीआर 1 के बाद प्रोसीड विथ आईटीआर 1 कर देते हैं। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। यदि एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है टैक्सेबल इनकम तो यहाँ क्लिक करें। ये 3 आपके सामने है पॉइंट्स की, यदि आपने 1 करोड़ या उससे ज्यादा का जो डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में तो फिर आपको यहाँ क्लिक करना है। 2 लाख से ज्यादा का खर्चा आपने फॉरेन ट्रेवल पे किया है तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है तो आपको यहाँ पर भी करना है। तो ये सब आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अदर्स पे भी सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने आईटीआर 1 सिलेक्ट किया है। उसके बाद ऐसे ही आपकी क्या आ गई, यहाँ पे रिटर्न की समरी आ जाएगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी जैसे अपन ओरिजिनल फाइल किया था ना सेम ओरिजिनल रिटर्न। यदि आपको फाइल करने में कुछ प्रॉब्लम आती है और आप देखना चाहते हैं तो आप मैंने रिटर्न कैसे फाइल करना है उस पर अलग से वीडियो बनाया जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। हमको वही कंफर्मेशन सब पे देना होंगे, बिल्कुल पूरा का पूरा रिटर्न जो पहले फाइल किया था ऐसे ही फाइल करना है जैसे कि नया रिटर्न है। अब यहाँ सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो सब नीचे उसके नीचे आप आएंगे तो आपको एक फाइलिंग सेक्शन दिखेगा, उसमें देखिए ऑटोमेटिक आपका ले लेगा 139.5। अब अगर ये आप मैनुअल आप ऑफलाइन फाइल करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है आपको कौन सी सेक्शन लेनी है। आपको 139.1 में आपने ओरिजिनल फाइल किया होगा, 139.4 में बिलेटेड किया होगा, तो अब आपको रिवाइज रिटर्न के लिए लेनी 139.5। इसमें तो ऑटोमेटिक ले लेगा ऑनलाइन में, तो यदि आपको ऑफलाइन में नहीं लेता है वो तो आपको ये 139.5 सिलेक्ट करना आप ना भूलें। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं। और देखिए इसमें नीचे भी अब इसमें रिवाइज रिटर्न किया, उसके बाद आपको यहाँ पर जो ओरिजिनल रिटर्न थी उसकी जो रिसिप्ट नंबर था वो यहाँ पर डालना है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, और यहाँ वो कब ओरिजिनल रिटर्न फाइल हुआ था वही डेट यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर तो उसने अपने आप ले ली है। तो ये था कि आप देखिए मैं आपको बताया उसने ले लिया रिवाइज रिटर्न। उसके बाद की प्रोसेस बिल्कुल वही है जो आपने
ओरिजिनल रिटर्न में की थी। अब उसके बाद की अगर आप प्रोसेस देखना चाहें तो आप मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे रिटर्न, सेम जैसा हमको ओरिजिनल फाइल किया था वैसा के वैसा ही रिटर्न वापस फाइल करके ई वेरीफाई करके हमको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी पूरा रिवाइज रिटर्न के बारे में वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।